Hello everyone, I welcome you back to this new session of Design of Steel Structure with me, Shashank Avasthi, and this is going to be the 8th lecture in this lecture series, lecture number 8, and we are going to discuss about the topic of tension members. We are going to discuss about the topic of tension members in this video primarily. Okay, तो टेंशन मेंबर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन टेंशन मेंबर के बारे में बात करने के पहले हम एक सवाल जो पिछली क्लास में रह गया था वेल्डेड जॉइंट का, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद हम टेंशन मेंबर पे आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपको लगभग जो मेजॉरिटी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेल्डेड डिजाइन में वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा देता हूं आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ ट्रस a member consisting of two ISA, two Indian Standard Angle Sections, 110 multiplied by 110 multiplied by 10 are connected to a 16 mm gusset plate, to resist a factored tensile load of PU is equal to 975 kilonewton. Design a moment free connection. ठीक है। और एक और चीज गिवन है, जो हमें गिवन है कि वेल्ड के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू है, वी हैव टू टेक इट इक्वल टू 400 मेगा पास्कल्स या 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो भी आप बोलना चाहें। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द x एंड द y एक्सिस इज इक्वल टू 30.9 mm। इसको हम कैसे शो करेंगे? इसको हम ऐसे शो करेंगे कि देयर इज एन एंगल सेक्शन, देयर इज लाइक एक सेकेंड, सो देयर इज दिस एंगल सेक्शन, एंड इन दिस एंगल सेक्शन देयर इज दिस एंगल सेक्शन। ये जैसे ये हमारे पास, क्योंकि एक इक्वल एंगल सेक्शन है, इसलिए इसकी जो दोनों एजेस होंगी, कौन सी दोनों एजेस? ये जो एज है, दिस इज ऑल्सो 110 mm and this edge is also 110 mm and the thickness is 10 mm, ठीक है। थिकनेस किसके बराबर है? 10 mm के बराबर है तुम्हारे पास, ठीक। ओके, सो जो ये CXX और CYY है, ये क्या है? ये मैं यहाँ इस डायग्राम में बता दूँ तुम लोगों को। तो देयर इज दिस पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस फाइबर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस फाइबर, अगर ये हम लेके चलते हैं कि दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, तो CYY इसके बराबर होता है डिस्टेंस, और CXX इसके बराबर होता है, ठीक है। जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमें इक्वल दे के रखी हैं, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमें दे के रखी 30.9 mm। अब ये इक्वल क्यों है? बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल सेक्शन, ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, इस वजह से ये जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इन दोनों फाइबर से, ये दोनों इक्वल है हमारे पास, जो कि 30.9 mm के बराबर होती है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं ग्रीन से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन आइडिया एज टू हाउ दिस सेक्शन लुक्स। ये सेक्शन दिखता कैसा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए।
तो ये सेक्शन कैसा दिखता है। तो देखो ये 16 mm की एक गजेट प्लेट है। इस गजेट प्लेट के ऊपर ये एक एंगल है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज द एंगल इन दिस गजेट प्लेट। एक एंगल ऊपर लगा है और एक एंगल लगा है यहाँ नीचे, ठीक है। सो दिस इज एन एंगल, ओके। सो बेसिकली this is a gusset plate which has a thickness, oh I'm sorry, okay, so we have a gusset plate which has a thickness of 16 mm, और इस गजेट प्लेट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे पास ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये एक सेक्शन है और ये दूसरा एक और सेक्शन है ना। अभी जो दोनों सेक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ये टेंसाइल लोड को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? टेंसाइल लोड को ले रहे हैं। कितना टेंसाइल लोड ले रहे हैं? फैक्टर टेंसाइल लोड कितना ले रहे हैं? हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 975 किलो न्यूटन। तो अगर ओवरऑल लोड हमारे पास 975 किलो न्यूटन है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि एक एंगल कितना लोड ले रहा होगा। एक एंगल लोड ले रहा होगा 975 डिवाइड बाय 2 which is equal to 487.5 किलो न्यूटन के बराबर। ये लोड एक एंगल ले रहा होगा, यानी जो दोनों एंगल्स है वो बराबर बराबर इस लोड को शेयर कर लेंगे। इस लोड को दोनों एंगल बराबर बराबर शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल एंगल पे कितना लोड लगेगा? 487.5 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, ठीक है। जब इतना हमें पता चल गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है सर। अब हमें बनाना है इसका प्लान यानी ऊपर से जो हम लोग उसको देखते हैं। तो प्लान कैसा नजर आएगा, जरा उसका डायग्राम बना ले हम। तो देखो हर बार जैसे बनाते हैं वैसे ही दिखेगा, बस इससे पहले जो हमने बनाए थे सारे केस उसमें फ्लैट था, इसमें हमारे पास एक गजेट प्लेट पे लगी है तो एंगल लगा है, ठीक है। एंगल लगे हैं, मतलब लगा नहीं है, दो एंगल लगे हैं ऊपर और नीचे। तो ये जो मैंने इससे पहले बनाया था डायग्राम, दैट वाज द क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द प्लान, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट ये मेरे पास यहाँ पे और आगे है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है PU1 जो हमने अभी कैलकुलेट करी 487.5 किलो न्यूटन, जो बराबर लग रही है दोनों एंगल्स, दोनों जगह पे, है ना। और गिवन क्या है? गिवन है कि हमें इस एज पे हमें वेल्डिंग नहीं करनी है, हमें वेल्डिंग करनी है तो सिर्फ इस एज पे करनी है और इस एज पे करनी है, ठीक है। हमें वेल्डिंग करनी है तो सिर्फ ऊपर और नीचे वाले एज पे करनी है। वैसे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है ऊपर और नीचे वाले एज पे, पर हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ वी वांट देन वी कैन वेरी इजीली यूज अ वेल्ड ओवर हियर एज वेल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द केस वेयर द वेल्ड्स आर हैपनिंग एट द अपर फाइबर एंड द लोअर फाइबर। अब देखिए समझने की जरूरत है हमें ये कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना हमारे पास, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास करती है। इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू अगर पास करती है, इसका मतलब ये इससे कितने की दूरी पे होगी? ये इससे 30.9 mm की दूरी पे होगी, ठीक है। ये 30.9 mm की दूरी पे लग रही है यहाँ पे, है ना, फोर्स। तो अब हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस जनरेटेड एट द टू एंड्स, यानी R1 एंड R2 आर द टू रेजिस्टिंग फोर्सेस व्हिच आर जनरेटेड इन द वेल्ड एट द टू एंड्स। ऊपर और नीचे R1 और R2 जनरेट हो रहे हैं। अब क्या हुआ है? अब हमें अगर ऊपर की लेंथ कुछ दी हुई है, मान लो L1, और नीचे की कुछ लेंथ दी हुई है मान लो L2, तो R1 की वैल्यू बहुत आसानी से हम बता सकते हैं L1 इंटू थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय FU डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3। सिमिलरली R2 की वैल्यू हम बता सकते हैं यानी L2 इंटू थ्रोट थिकनेस
मल्टीप्लाइड बाय FU डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3, ये इसके बराबर होता है। अब क्या होता है कि जो थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है ये हमें पता है, इट डिपेंड्स ऑन S, तो ये वैल्यू तो साइज ऑफ वेल्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। FU की वैल्यू अपने आप ही कांस्टेंट है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 400 मेगापास्कल के बराबर हमें पहले से दी हुई है ना। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो R1 है और जो R2 है, इसको गवर्न करने वाली कौन सा फैक्टर है, इसको गवर्न करने वाला फैक्टर है इसकी लेंथ, यानी जितनी लंबी लेंथ होगी उस वेल्ड की उतना ही ज्यादा वो वेल्ड फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब आप बताना क्या चाहते हो? बताना बेटा बस यही है कि वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, यानी हमें लेंथ की वैल्यू को पता करना है कि लेंथ कितनी है, और हमें साइज ऑफ वेल्ड को फिक्स करना है, क्योंकि डिजाइन में साइज ऑफ वेल्ड फिक्स करना जरूरी है। अब साइज ऑफ वेल्ड में फिक्स करना यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मेरे पास कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसकी मदद से मैं मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड को डिसाइड करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो को आप जाके वॉच कर लो, वेल्डेड कनेक्शन वाले, आपको साइज ऑफ वेल्ड निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ वेल्ड मेरे पास बेसिकली इन दोनों जंक्शन पे अलग अलग कंडीशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उन दोनों से जब कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों कैलकुलेट करने के बाद जो भी साइज ऑफ वेल्ड मेरे पास आएगी वो कॉमन साइज ऑफ वेल्ड लेके चलनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यानी ये जो लेंथ नंबर 2 है, यहाँ पे कुछ दूसरी साइज ऑफ वेल्ड को लेके चले, और ये जो लेंथ नंबर 1 है यहाँ पे कुछ दूसरी साइज ऑफ वेल्ड को लेके चले। और साइज ऑफ वेल्ड मस्ट बी कांस्टेंट, ताकि ऊपर और नीचे एक यूनिफॉर्म डिजाइन की जा सके वेल्ड की। ठीक है, फाइन देन, सो लेट्स बिगिन। अब क्या है, R1 और R2 की वैल्यू को हमको पता करना है। P1 की वैल्यू PU1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, दिस इज 487.5। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन सिंपल ये कहता है कि R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू PU1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस R1 एंड R2 ये दोनों का जो सम होगा ये टोटल लोड के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको एक मोमेंट फ्री कनेक्शन की तरीके से डिजाइन करना है, एक मोमेंट फ्री कनेक्शन की तरीके से हमें इसे डिजाइन करना है। तो मोमेंट फ्री मतलब क्या होता है, देयर शुड बी नो मोमेंट। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो देयर शुड बी नो मोमेंट। अगर मोमेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करके चलते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम इस एक्सिस को यानी इस वाली लाइन को अगर हम रेफरेंस लाइन लेके चलें तो इसके अबाउट जो नेट मोमेंट जनरेट हो रहा है हमारे पास, यानी जो नेट क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है वो नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। बिकॉज दिस एंड दिस, यानी ऊपर वाली जो कंडीशन है और जो नीचे वाली कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन जनरेट करेगा? R1 जनरेट करेगा। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, R1 और इस फाइबर के बीच की डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है हमें गिवन है क्वेश्चन में, 110 mm, ये भी हमें गिवन है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज R1 मल्टीप्लाइड बाय 110 शुड बी इक्वल टू PU1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो बचा हुआ जो लेंथ है हमारे पास यहाँ पे, ये जो बचा हुआ लेंथ है, दिस इज इक्वल टू 110 माइनस 30.9। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ R1। ठीक है, तो जो R1 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी ये मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको लिख देता हूं। दिस R1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 350.56 किलोन्यूटन। अब जब ये R1 आ गया तो इस R1 से मैं डायरेक्टली R2 की वैल्यू को भी लिख सकता हूं, जो कि आ जाएगी 136.95। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, यू हैव टू सॉल्व दिस
and you have to find this values. Okay, तो you have to solve this. This is a simple numerical value. आप वहां पे solve करके इन values को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो जब हमें R1 की वैल्यू मिल गई, R2 की वैल्यू मिल गई, तो we can very easily say that we can very easily calculate the value of L1 as well as L2. मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हमें L1 एंड L2 इन दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है. तो इसके साथ ही ये डिजाइन का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है. डिजाइन का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है. अब कैसे कंप्लीट हो गया? हमें इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए साइज ऑफ वेल्ड जो है वो भी पता है. हमें इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए जो लेंथ ऑफ वेल्ड है इन द टॉप मोस्ट फाइबर एंड द बॉटम मोस्ट फाइबर, वो दोनों चीजें हमें पता चल गई. ठीक है, अब देखिए एक और सिचुएशन बन सकती थी यहाँ पे जो आप कैलकुलेट, अगर मान लो कि इसको इस तरीके से भी आप यहाँ शो कर सकते हैं. एक सेकेंड, सॉरी. ओके, सो देयर इज दिस लाइन एंड देयर इज दिस लाइन एंड देयर इज दिस लाइन एज वेल. Joining all the three lines, this is an angle section plan. फिर यहाँ पे हमारे पास एक गजेट प्लेट है. मैं गजेट प्लेट पूरी नहीं बना रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए कि एक गजेट प्लेट है. ओके, तो दिस इज अ गजेट प्लेट, फाइन. एंड देन अब देखो, मुझे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या मालूम था कि जो PU1 है ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है. बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये 30.9 mm की दूरी पे है. बिल्कुल सही बात है सर. तो मैंने क्या माना? मैंने माना कि जो वेल्ड है ये ऊपर और ये नीचे वाले फाइबर पे ये वेल्ड आ रहा है ना. अब प्रॉब्लम देखो कहाँ जा रही है. प्रॉब्लम देखो कहाँ जा रही है. प्रॉब्लम कहीं नहीं जा रही सर. इसका एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि मैं इस वेल्ड को इस फाइबर पे भी लगाऊं, यानी सामने वाले फाइबर पे भी लगाऊं. अगर मान लो PU1 की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए और इस ओवरलैप की जो लेंथ है, जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में लेंथ ऑफ ओवरलैप की वैल्यू बताई थी, उस लेंथ ऑफ ओवरलैप की वैल्यू अगर मान लो कि जो अगर क्वेश्चन में हमारे पास लिमिटेड है, दिस वैल्यू इज लिमिटेड, तब क्या करना पड़ेगा? तब हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में वी हैव डन स्लॉट वेल्डिंग. स्लॉट वेल्डिंग भी की जा सकती है. ठीक है, और एक और तरीका है स्लॉट वेल्डिंग, तो बाद में करेंगे हम. पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो सामने वाला जो फाइबर है, सबसे आखिरी वाला जो फाइबर है जिसको मैं XX से डिनोट कर रहा हूं, इस फाइबर पे भी हम वेल्डिंग करेंगे. तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस XX फाइबर पे एक बार वेल्डिंग करके देख लेते हैं. अगर उस XX फाइबर की वेल्डिंग से काम बन रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर उससे भी काम नहीं बन रहा है, देन यू गो फॉर स्लॉट वेल्डिंग. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं. अगर लोड की वैल्यू काफी ज्यादा है, इफ द लोड इज वेरी हाई, देन यू कैन वेरी इजीली यूज बोथ दीज मेथड्स in order to enhance the load carrying capacity of this welded connection. ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया. अब एक छोटी सी बात आप और बता दो सर मुझे. 1 सेकेंड. एक छोटी सी बात आप और बता दो मुझको कि ये जो रेजिस्टिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है मेरे पास, ये यहाँ पे R3, ये कहाँ पे जनरेट हो रहा है? दिस रेजिस्टिंग फोर्स R3. देखो, रेजिस्टिंग फोर्स R3 इज डिपेंडेंट ऑन द वेल्ड, और वेल्ड क्या है? वो इस XX फाइबर के अबाउट फैला हुआ है. ठीक है, तो जो R3 जो एक्ट करेगा ना, दिस इज गोइंग टू एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 110/2, that is 55 mm. R2 कहाँ एक्ट करेगा? 110/2, यानी इस वेल्ड के जस्ट सेंटर पॉइंट पे एक्ट करेगा. R3 इसके सेंटर पॉइंट पे, और बाकी जो थे यानी R1 और R2 ये दोनों तो पहले से एक्ट कर रहे थे. तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि PU1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3.
ठीक है। और हमने फिर जब मोमेंट को कैलकुलेट किया तो PU1 इंटू 110 माइनस 30.9 इज इक्वल टू R1 इंटू 110 प्लस R3 इंटू 55, 110/2 है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट की वैल्यू को जीरो करना, नेट मोमेंट की वैल्यू को जीरो करना, और ये हो गया नेट फोर्स की वैल्यू को जीरो करना। और ये जो दोनों कंडीशन है इन्हीं को मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशंस, which need to be satisfied in case of a moment free connection. Moment free connection. Okay sir, okay, so we get it. ये जो दोनों चीजें हैं, स्लॉट वेल्डिंग और दिस एक्स्ट्रा वेल्डिंग ऑन दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास ऊपर और नीचे से, आखिरी में जो है हमारे पास ये जो एक्सिस है, ये जो दोनों तरीके हैं ये तब लगाए जाएंगे जब हमारे पास लोड की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और R3 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक बात और आप कहोगे सर यहाँ पे 2 इक्वेशन और 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो ये तो सर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई ना, दिस इज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो R3 है हमारे पास, ठीक है, ये R3 हमारे पास लग रहा है ओवरऑल 55 mm की लेंथ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो R3 है ये सफिशिएंट है, इसको तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3, हमें तो सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेट करना है, और इस R1 और R2 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें जो दोनों लेंथ्स हैं इनको और कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3 इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस व्हिच कैन कम in front of you while dealing with the problem of welded joints. This marks the end of the topic of welded joints. Now let's move on to a fresh topic, that is design of tension members. This is the third topic after completing the topic on plastic analysis, then connections. Now we are moving on to the design of tension members. Okay, ठीक है। So as the name suggests, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, तो टेंशन मेंबर वो मेंबर होते हैं जो टेंसाइल फोर्सेस को लेते हैं, ठीक है। किसको लेते हैं? टेंसाइल फोर्सेस को लेते हैं। इनका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है टाई बीम, ठीक है। टाई बीम क्या करती है? टेंशन लेती है ट्रस के केस में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, पर मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। आपको कहीं पे भी टाई बीम या टाई मेंबर ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिले तो आप मान लीजिए कि दैट इज गोइंग टू बी अ टेंशन मेंबर, ओके। तो टेंशन मेंबर की डिजाइन कैसे करनी है? तो वो टेंशन मेंबर की डिजाइन उसके फेलियर के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टेंशन मेंबर के जो फेलियर है, इट इज मोस्टली गवर्न्ड बाय वन ऑफ द क्राइटेरियाज, दैट इज shear lag। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब shear lag को समझने के लिए पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिटरल टर्म्स में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग of a member due to tension is known as shear lag। This reduces the efficiency of the tension member।
ओके, सो व्हाट, अब इसको अभी हमने टेक्निकल टर्म्स में लिखा है, इसको अभी समझेंगे भी अभी अपन लोग, ठीक है ऐसा। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों के क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लैट. Flat is a member which is having rectangular cross section, and then we are going to make an angle section, and the angle section is a member which has got two legs, and its center of gravity coincides, center of gravity lies over here, ठीक है, center of gravity lies over here, ठीक। Similarly this is a flat but its center of gravity lies over here. अब देखो समस्या क्या है, देखो समस्या क्या है, जब हम एक फ्लैट मेंबर को स्ट्रेन करेंगे या खींचेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो स्ट्रेन होगा इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्ट्रेन विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पूरा क्रॉस सेक्शन है वो इकट्ठे स्ट्रेन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का फाइबर कम स्ट्रेन कर रहा है, नीचे का फाइबर ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि जो टेंसाइल फोर्स है दिस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ अ फ्लैट. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the line of action of tensile force passes through center of gravity. Okay, passes through center of gravity, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है वो फोर्स, दैट इज वाई देयर इज नो शियर लैग, इसमें कोई शियर लैग नहीं होता, नो शियर लैग. अब बात करते हैं एंगल की, अब बात करते हैं एंगल की. तो वो एंगल के केस में जो फोर्स है वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास जनरेट होती है वो हमारे पास जनरेट होती है इस लेग में, जो लेग मेरे पास गजेट प्लेट से जुड़ा हुआ है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये लेग है जो इस गजेट प्लेट से जुड़ा हुआ है, दिस इज द गजेट प्लेट, और ये इसमें बोल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है ये लेग, ठीक है. तो जब मैं इसको, इस एंगल को जब मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो इसमें एक फोर्स जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी आगे के साइड में, जो कि कौन सी फोर्स होगी, दिस इज गोइंग टू बी द टेंसाइल फोर्स, ठीक है. And the other force which is acting in the opposite direction to resist that tension is going to act at the junction of this bolt, is going to act at the junction of this bolt. समझ रहे हैं आप मेरी बात को क्या? तो इससे क्या होगा कि there is going to be कि ये जो मेंबर है ये ज्यादा स्ट्रेन हो जाए और ये जो मेंबर है ये कम स्ट्रेन हो, यानी कि एक ही कंपोनेंट के दो लेग्स में स्ट्रेन अलग अलग हो, ठीक है. इस मेंबर में ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है, इस मेंबर में कम स्ट्रेन हो सकता है. तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मटेरियल, ऐसा लिख लो आप इसे. दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है. अब नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मटेरियल होती है तो इसी को हम फिनोमेना को हम कहते हैं शियर लैग फिनोमेना. क्या कहते हैं? शियर लैग फिनोमेना. हमें टेंशन मेंबर की डिजाइन में सोली शियर लैग फिनोमेना को रिड्यूस करना है या इसको रिमूव करना है. इसको रिमूव करना है कि किस तरह से शियर लैग को हम रिमूव कर सकते हैं. दिस इज द गवर्निंग क्राइटेरिया. अगर हमने शियर लैग से इस मेंबर को बचा पाए तो ये मेंबर क्या करेगा, ये मेंबर सेफ रहेगा, ठीक है. तो हमें फोकस करना है कि शियर लैग ना हो, ठीक है, शियर लैग ना हो हमारे पास. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. सो दिस वाज व्हिच आई हैड मेड यू राइट इन दिस, व्हिच आई हैड मेड यू राइट इन दिस वर्ड फॉर्मेट. जो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई है शियर लैग की, वो मैं ये यहाँ पे आपके सामने है. तो दिस इज द मेन डिजाइन प्रॉब्लम, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड, जैसे एक और इसकी एनालॉजी है, थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आएगा. अगर
ये इस तरीके से और एक बार इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो बेसिकली एक रबर है, जैसे एक बहुत बड़ी सी एक रबर की शीट है, और ये रबर की जो शीट है, इस रबर की शीट में आई हैव पंच्ड अ रेक्टेंगुलर कैविटी, एक रेक्टेंगुलर कैविटी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कैविटी के होने की वजह से अगर मैं इसके इन दोनों सिरों पे इसको खींचूं और यहाँ पे इसको खींचूं, देन व्हाट वी कैन सी इज दैट ये जो ऊपर वाला फाइबर है ये ज्यादा खींचेगा और ये जो अंदर वाला फाइबर है ये थोड़ा कम खींचेगा। तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफॉर्म्ड शेप लाइक दिस, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफॉर्म्ड शेप लाइक दिस, एंड दिस डिफॉर्म्ड शेप, इन दिस डिफॉर्म्ड शेप ये जो टॉप मोस्ट फाइबर है इसमें ज्यादा स्ट्रेन लग रहा है, जो बॉटम मोस्ट फाइबर है इसमें कम स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, ये एक और तरीके का एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि शेयर लैग क्या हुआ, यानी इसमें ज्यादा शेयर हुआ, इसमें कम शेयर हुआ, तो इस फिनोमिना को ही हम लोग कहते हैं शेयर लैग। और इससे पहले मैंने एंगल सेक्शन वाला, तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको एंगल सेक्शन के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। हमें इसको रिमूव करना है। अब बात आती है कि इसको रिमूव किया कैसे जाए, इसको रिमूव किया कैसे जाए। इनको रिमूव करने के लिए वी यूज स्पेशल सेक्शंस दैट आर लग एंगल्स, दैट आर नोन एज लग एंगल्स। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि फ्लैट्स के केस में शेयर लैग नहीं होता, सो इसके लिए डिजाइन की ऐसे कोई खास क्राइटेरिया नहीं है जो उसके हमें ध्यान देना है। बस कनेक्शंस पे हमें नेट सेक्शन रप्चर और ग्रॉस एरिया यील्डिंग वाला जो क्राइटेरिया था इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको सिर्फ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन शेयर लैग के केस में हमें एंगल्स के केस में हमको शेयर लैग के क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लग एंगल, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो देखो लग एंगल बेसिकली दिखता कैसा है, वो पहले उसका एक डायग्राम बना लो, जिससे क्या है कि चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए समझने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ गजेट प्लेट एंड दिस इज द एंगल विच आई वुड लाइक टू मेक इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज द एंगल एंड दिस इज अ अनदर स्मॉल एंगल। या एक काम करता हूं, मैं इसको ग्रीन से बना देता हूं जिससे क्या समझने में आसानी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर स्मॉल एंगल, दिस इज ओके, दिस इज अनदर स्मॉल एंगल, ओके। तो आप देखो क्या हुआ है, अब आप देखो क्या हुआ है, सर बात ये हो गई है सर कि अगर मैं इस मेन एंगल को, अगर मैं इस मेन एंगल के साथ एक सब्सिडरी एक छोटा सा एंगल और बोल्ट कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो मेन एंगल होगा, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी जहां से इसका नेट फोर्स पास कर रहा था, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने की जगह पे अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने की जगह पे अब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट टू दिस पॉइंट। ये जो यहाँ पे थी, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट होने के साथ ही वो पूरा का पूरा एंगल जो होगा, दैट होल एंगल इज गोइंग टू बिकम इक्वली स्ट्रेन्ड। क्या होगा? इक्वली स्ट्रेन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज बाय द यूज ऑफ अ सब्सिडरी स्मॉल एंगल, एक छोटा सा एंगल, सप्लीमेंट्री एक छोटा सा एंगल, अगर हम उसके पास, मेन एंगल के पास में अगर पीछे लगा देते हैं और उसको उससे फिक्स कर देते हैं और गजेट प्लेट से भी नीचे फिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स चेंजेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स शिफ्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स शिफ्ट्स। और ऐसी शिफ्ट करती है कि ये जो पहले अनइक्वली स्ट्रेन्ड बॉडी थी, अब ये बॉडी इक्वली स्ट्रेन्ड हो जाएगी, यानी देयर विल बी यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेन एंगल। जो पहले हमारे शेयर लैग की प्रॉब्लम थी वो क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम थी।
तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम को हमने क्या किया, लग एंगल की मदद से हमने नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. We have solved the problem of non-uniform straining, and once this problem is solved, then we can very easily say that the entire cross section is now active and there is no and there the entire cross section तो पहले से भी एक्टिव था, बस ये है कि उसमें अब पूरे क्रॉस सेक्शन पे सेम स्ट्रेन लग रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो रही है ना. तो यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा कि अब हमारा जो शियर लैग का जो प्रॉब्लम था, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, दैट शियर लैग प्रॉब्लम इज नाउ सॉल्व्ड. ठीक है, तो शियर लैग बीमारी है और लग एंगल उसकी दवा है. ठीक है, तो लग एंगल की दवा का उपयोग करके हम शियर लैग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, लग एंगल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द decrease in length of the tension member. यानी टेंशन मेंबर की लेंथ में जो कमी होती है, जो टेंशन मेंबर की लेंथ में जो कमी होती है, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो लग एंगल होता है. मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो लग एंगल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन ओवरलैप फॉर अ टेंशन मेंबर. टेंशन मेंबर में ओवरलैप की वजह से जो डिक्रीज होता है, उसके पीछे जो मेन रीजन होता है दैट इज अ लग एंगल. ठीक है, तो इतने ये दो चीजें अब हमने समझ ली कि व्हाट इज अ शियर लैग एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट व्हाट इज अ लग एंगल. ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग जॉइंट्स. कॉन्सेप्ट नंबर 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग जॉइंट्स. लॉन्ग जॉइंट्स कॉन्सेप्ट है. दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट. इसके जस्ट पहले हमने लग एंगल को पढ़ा और उसके जस्ट पहले हमने शियर लैग को पढ़ा. तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर कर लिए हैं. अब ये तीसरे कॉन्सेप्ट पे अब हम आए हैं. ठीक है, तो लॉन्ग जॉइंट बेसिकली क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो लॉन्ग जॉइंट को समझने के लिए इतना समझिए कि हमारे पास जैसे 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, तो उन कनेक्शंस में जो एंगुलर कनेक्शन है हमारे पास, जैसे मान लो जिसमें एंगल का उपयोग किया जा रहा है, उन कनेक्शंस में हमारे पास जैसे दिस इज अ कनेक्शन. ओके, सो दिस इज अ गजेट प्लेट. ये गजेट प्लेट है हमारे पास, और या तो हम यहाँ बोल्ट्स यूज कर सकते हैं, ईदर वी कैन यूज बोल्ट्स और वी कैन यूज वेल्ड्स. या तो यहाँ पे हम ऐसी करके ये बोल्टिंग कर लें. ठीक है, एक केस ये बन सकता है, और दूसरा केस बन सकता है कि इसी की जगह पे हम इसी केस में हम क्या करें, इसकी जगह पे और यहाँ और बना के अगर हम एक और कनेक्शन का बनाएं तो वी कैन इवन टू थिंग्स लाइक दिस. दैट इज ये एक और एंगुलर कनेक्शन है हमारे पास यहाँ पे, एंड दिस इज द थिंग. ओके, तो ये फिर से गजेट प्लेट बन गई हमारे पास. और या तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बोल्ट्स यूज करें, और वी कैन यूज वेल्ड्स. या तो हम यहाँ पे वेल्ड्स यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं ना. तो बोल्टिंग कर सकते हैं, इधर वी कैन डू बोल्टिंग और वी कैन डू वेल्डिंग. बोथ आर द केसेस. ये हमने पढ़ा है इससे पहले, है ना. अब लॉन्ग जॉइंट क्या होता है? लॉन्ग जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें जो ओवरलैप हो रहा है हमारे पास, जो ओवरलैप हो रहा है हमारे पास, लेंथ ऑफ ओवरलैप, यानी मैं इसको लेंथ ऑफ एल नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं. ये एल नॉट should not be less than 15 times diameter, or L naught should be greater than 15 times diameter. ये diameter की जगह phi उपयोग कर लो, जिससे क्या है समझने में आसानी जाए. phi, क्योंकि मैंने phi को रिप्रेजेंट किया है ना. phi is the nominal diameter of bolts. nominal diameter of bolts,
है ना, ये है फाई अपने पास यहाँ पे। तो जो लेंथ होती है, ओवरलैप की जो लेंथ होती है, ये 15 टाइम्स फाई से ज्यादा हो अगर, या वेल्डेड के केस में अगर ये 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस से ज्यादा हो, ओवरलैप लेंथ इज ग्रेटर देन 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस, अगर ये लेंथ इस लेंथ से ज्यादा है, तो इन दोनों केसेस में एक अजीब टाइप का फेलियर हमें देखने को मिलता है। एंड दैट फेलियर इन दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में, इन दोनों केसेस में वी सी दैट अनबटनिंग फेलियर इज सीन। अनबटनिंग फेलियर इज ऑब्जर्व्ड। अनबटनिंग फेलियर क्या होता है? अनबटनिंग फेलियर ये होता है कि इसमें क्या है, जो आउटर मोस्ट बोल्ट है हमारे पास, जैसे ये दोनों, जैसे कि मान लो ए बोल्ट है, बी है, ये सी है, तो सबसे पहले ए और सी ये दोनों फेल होंगे, और फिर प्रोग्रेसिवली अंदर की तरफ हम मूव करेंगे और अंदर वाले बोल्ट प्रोग्रेसिवली फेल होंगे। ठीक है, यानी पहले बाहर के बोल्ट्स फेल होने चाहिए, फिर अंदर के बोल्ट्स फेल होने चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ फेलियर इज नोन एज अनबटनिंग फेलियर। सिमिलरली पहले जब अगर हम वेल्ड की बात करें, तो पहले बाहर का बोल्ट निकलेगा, सॉरी बाहर का वेल्ड जो है वो पहले फेल होगा, फिर जाते जाते अंदर के वेल्ड फेल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस अनबटनिंग फेलियर को कंसीडर करने के लिए हमें एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ को। और ये जो रिडक्शन फैक्टर होता है हमारे पास, ये हमारे पास कोड में गिवन है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना। फॉर गेट एग्जामिनेशन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिडक्शन फैक्टर। वी जस्ट हैव टू फोकस दैट अगर ये दोनों कंडीशंस सैटिस्फाइड हैं तो अनबटनिंग फेलियर होगा, और अनबटनिंग फेलियर के लिए स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है, परमिसिबल स्ट्रेसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जिनके केसेस में हमें अनबटनिंग फेलियर देखने को मिलता है, और अनबटनिंग फेलियर इज हाईली अनडिजायरेबल। दैट इज व्हाई वी डू नॉट वांट दिस फेलियर टू हैपन। सो वी रिड्यूस द परमिसिबल स्ट्रेसेस। या तो हम, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस ओवरलैप लेंथ की जो लेंथ है L0 जो है, या तो इसको कम करें, और या तो जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं उसको कम करें। अब दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही रास्ते आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इसको ओवरलैप लेंथ को कम करने का रास्ता नहीं है तो अनबटनिंग फेलियर होगा। क्या होगा? अनबटनिंग फेलियर होगा। और अनबटनिंग फेलियर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंथ में क्या है, रिडक्शन आता है। अब देखो, इसी चीज को कनेक्ट करो लग एंगल से। लग एंगल क्या करता था, मैंने अभी आपको बताया, लग एंगल हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। यानी जो टेंशन मेंबर पहले इतनी दूरी पे था, वो उसकी ओवरलैप लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। यानी अगर इस मेन एंगल के साथ इसके पीछे एक छोटा सा लग एंगल भी लगा देते, इसके पीछे अगर हम एक लग एंगल को भी कनेक्ट कर देते इसकी बैक टू बैक में, तो क्या होता है, इसकी ओवरलैप लेंथ कम हो जाती, और ओवरलैप लेंथ कम हो जाने की वजह से ये लॉन्ग जॉइंट नहीं बनता, और लॉन्ग जॉइंट नहीं बनता तो इस पे अनबटनिंग फेलियर नहीं होता। क्या होता? अनबटनिंग फेलियर नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस दैट वी गेट व्हेन वी यूज अ लग एंगल। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो लग एंगल का उपयोग करना एक टेंशन मेंबर में एक प्रकार का वरदान है। इट इज अ बून। ठीक है, एंड वी शुड यूज दीज एंगल्स विद द मेन एंगल। ठीक है, व्हेनेवर, कब यूज करना है इसका, लग एंगल का? व्हेनेवर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स and the resisting force, both of them do not coincide, then we use a lug angle. ठीक है, so I hope you people have understood it.
Now we are going to move on to the next concept, that is grip length concept. तो फोर्थ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज अ ग्रिप लेंथ कॉन्सेप्ट. अब ये क्या चीज है सर, व्हाट इज दिस थिंग? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लैप लेंथ की तरफ जाते हैं और लैप जॉइंट एक बनाते हैं. लैप जॉइंट मैंने इससे पहले जब कनेक्शंस वाला मैं यूनिट पढ़ा रहा था तो आई हैव वेरी डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि लैप जॉइंट होता क्या है और उसे कैसा वो दिखता है. आई हैव मेड ईच एंड एवरीथिंग क्लियर. काम करते हैं, बोल्ट को हम क्या करते हैं, ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मेन मेंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे. तो दिस इज अ बोल्ट. ओके, दिस इज अ बोल्ट. ये नीचे और ऊपर यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है ना. अब क्या हो रहा है कि देयर इज दिस मेंबर एंड देयर इज दिस मेंबर एंड बोथ दीज मेंबर्स, जब भी हम इनमें से मान लो कि ये टेंशन मेंबर है और ये हमारे पास गजेट प्लेट है, तो अगर मैं इसको इस बोल्ट के माध्यम से यहाँ पे इन दोनों मेंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या होगा कि मैं ये देखूंगा कि ये ऊपर लगने वाला जो फोर्स है और नीचे लगने वाला जो फोर्स है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस आती है. मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे इसको समझना आसान जाए. तो ये जो येलो से आप देख रहे हैं, जो डिस्टेंस आती है, ये डिस्टेंस कहलाती है ग्रिप लेंथ. दिस डिस्टेंस इज नोन एज ग्रिप लेंथ. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द ग्रिप लेंथ. ठीक है. और जो ग्रिप लेंथ होती है, ये मेरे पास इसके लिए IS 800 2007 में कुछ प्रोविजंस हैं हमारे पास कि ग्रिप लेंथ जो है ये कितनी होनी चाहिए. तो पहले मैं वो प्रोविजन आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग पहले उसे नोट कर लो, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो इफ दिस ग्रिप लेंथ इज ग्रेटर देन 5 times 5, देन reduce या introduce a reduction factor is applied to shear strength of bolt. ओके, अगर ग्रिप लेंथ की वैल्यू 5 phi से ज्यादा है और 8 phi से कम है, एक मिनट, अगर ये 5 phi से, एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया. when it is less than 5 phi, जब ये एक मिनट, when it is greater than 5 phi but less than 8 phi, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए. ओके, ऐसा लिखना चाहिए. ओके. एंड व्हेन grip length is greater than 8 phi, then we redesign this section. Okay sir, okay. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस ग्रिप लेंथ को इन दोनों कंडीशन, अच्छा ये अगर ग्रिप लेंथ ग्रेटर लेस देन 5 phi है तो नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब ये तीनों चीजें आपने लिख लो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा. राइट ऑल दीज 3 things down. These are the codal provisions which are mentioned in IS 800/2007, and these codal provisions very easily define the value of the grip length within few पैरामीटर्स. जैसे ये अगर 5 phi से कम है, यानी 5 times नॉमिनल डायमीटर से, नॉमिनल डायमीटर तो पता ही है हमें, हमने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कनेक्शन वाले यूनिट में. तो अगर ये 5 times नॉमिनल डायमीटर से कम है तो ग्रिप लेंथ की जो वैल्यू होगी उसमें उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डिजाइन में. कनेक्शन की डिजाइन या टेंशन मेंबर की आप डिजाइन बिल्कुल बेधड़क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर ग्रिप लेंथ की वैल्यू 5 phi से 8 phi के बीच में है तो ये ग्रिप लेंथ बेसिकली शो क्या कर रहा है, इट शोज द लीवर आर्म. मैंने इसके पहले भी आपको बताया था इसके कनेक्शन वाले लेक्चर में
कि ग्रिप लेंथ इज नथिंग बट इट इज द लीवर आर्म, और लीवर आर्म क्या करता है, इट डिफाइंस द मोमेंट। लीवर आर्म क्या करता है, वो मोमेंट डिफाइन करता है, ठीक है, क्योंकि और ये मोमेंट क्या कॉज करेगा, ये मोमेंट कॉज करेगा बेंडिंग। किसमें बेंडिंग कॉज करेगा, बोल्ट में, समझ रहे हैं। लीवर आर्म जो है ये डिफाइन करेगा कि कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, कितना कपल जनरेट हो रहा है, और वो जो कपल है वो क्या करेगा, वो बेंडिंग जनरेट करेगा बोल्ट में, कि बोल्ट में कितनी बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर ग्रिप लेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, और अगर बेंडिंग ज्यादा है तो हम सीधे बता सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, और वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम इस माध्यम से लेके चलेंगे कि रिडक्शन फैक्टर जो कि जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो हमने इससे पहले कैलकुलेट करी थी, तो जिस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करी थी शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उस फॉर्मूले में एक रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, शियर स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में एक रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिडक्शन फैक्टर कितना है ये भी कोड में गिवन है, पर हमारे लिए गेट के एग्जामिनेशन में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, वी जस्ट हैव टू मेमोराइज द कंडीशन कि किस कंडीशन में रिडक्शन फैक्टर लगाना है और किस कंडीशन में रिडक्शन फैक्टर नहीं लगाना, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन बनती है दैट इज ग्रिप लेंथ इज ग्रेटर देन 8.5। 8.5 मतलब क्या, 8 गुना नॉमिनल डायमीटर से ज्यादा अगर ग्रिप लेंथ हो गई तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ग्रिप लेंथ हो चुकी है। और इतनी ज्यादा ग्रिप लेंथ होने की वजह से क्या है कि बेंडिंग जो है ये प्रीडोमिनेंट हो जाती है। बेंडिंग ऑफ बोल्ट एक्ट्स एज अ प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म, और बेंडिंग ऑफ बोल्ट जो प्रीडोमिनेंट हो जाती है उस वजह से जो शियरिंग और बियरिंग का जो एक्शन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगती है बेंडिंग का क्राइटेरिया। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हम इस कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू रीडिजाइन दिस सेक्शन, वी हैव टू रीडिजाइन दिस सेक्शन। सो दिस वाज द फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। कुछ एक वैल्यूज हैं, ये पांचवा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है ये थोड़ा सा रिवाइज कर ले। अगर हम इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेमडा इज द लेटर विच इज यूज्ड टू डिनोट स्लेंडरनेस रेशियो, एंड स्लेंडरनेस रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, and this minimum radius of gyration is in turn represented by this formula root I minimum by A, that is R is equal to under root of I minimum, यानी minimum moment of inertia। अगर हमारे पास जैसे मान लो कि दो सेक्शन है जिसके अबाउट एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन के अबाउट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है, तो जिस भी एक्सिस पे हमारे पास मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है, उस एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसके ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और इस रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, देन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है। अभी स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं फ्यूचर में, और ये भी है कि स्लेंडरनेस रेशियो का डायरेक्ट वैल्यू पूछी भी जा सकती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पूछी जा चुकी है, एसएससी एग्जामिनेशन में भी पूछी जा चुकी है। इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी रनिंग में है तो हम इस कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 400 है, ये आप लिखते जाइए, अगर ये ग्रेटर देन 400 है, देन वी आर गोइंग टू से दैट द मेंबर विल बी कॉल्ड एज ए केबल। एक केबल कहलाएगा वो मेंबर, ठीक है। अगर
उसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 400 के बराबर है, देन इट मे बी कॉल्ड एज अ टेंशन मेंबर। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 350 के बराबर है तो वी कैन से दैट इट इज अ टेंशन मेंबर which is subjected to reversal of stresses due to wind। हवा की वजह से जहां रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होता है उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 350 के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बाय हार्ट दिस वैल्यू, इसको याद रखने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, देन मूविंग ऑन, अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 180 है, यानी ये मिनिमम लैम्डा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम दो केसेस में लेके चलते हैं। पहला केस जहां पे एक कंप्रेशन मेंबर है, देखो कंप्रेशन मेंबर के लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है, कंप्रेशन मेंबर के लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, और दूसरा केस वो बनता है कि जहां पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस तो है लेकिन विंड की वजह से नहीं है। जहां पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस तो है लेकिन नॉट ड्यू टू विंड, हम यहां लिखेंगे नहीं नॉट ड्यू टू विंड, बस यहां लिखेंगे जहां रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस है, जहां रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर आपने इस पूरी चीज में यहां तो समझ में आ गया सर, कंप्रेशन मेंबर समझ में आता है, हमें ये भी समझ में आता है सर कि टेंशन मेंबर क्या होता है, हमें कंप्रेशन मेंबर भी समझ में आता है सर, हमें केबल भी समझ में आती है, लेकिन आप ये बताइए हमें सर ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज दिस फिनोमेना ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस? तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज अ फिनोमेना, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज अ फिनोमेना जिसमें हमें नहीं पता कि वो मेंबर में कभी देखो वो मेंबर बेसिकली टेंशन के लिए डिजाइन है और उस मेंबर में अचानक से कंप्रेशन आ जाए कभी किसी वजह से। जैसे मान लो कि एक मेंबर है जो एक ट्रस में ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ट्रस छत पे हम ट्रस देखते हैं लगी हुई अलग अलग छतों पे, है ना। तो इस छत की ट्रस में एक मेंबर है जिसको डिजाइन तो टेंशन के लिए किया गया था, क्योंकि इन मेजॉरिटी केसेस दिस मेंबर विल टेक टेंसाइल लोड, ये मेंबर क्या करेगा, टेंसाइल लोड को बियर करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस मेंबर पे, इस पूरे ट्रस पे भूकंप आ जाए, देयर कैन बी एन अर्थक्वेक, देयर कैन बी विंड लोड्स, बहुत तेज आंधी चलने लगे, तो हॉरिजॉन्टल लोड लगने की वजह से या डायनेमिक लोडिंग लगने की वजह से क्या हुआ कि जिस मेंबर पे को टेंशन के लिए डिजाइन किया था उस मेंबर पे अचानक से कंप्रेशन आ गया। क्या आ गया? अचानक से कंप्रेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मेंबर जो बेसिकली टेंशन के लिए डिजाइन था उस पे अचानक से कंप्रेशन आ गया, तो वो मेंबर क्या करेगा, फेल कर जाएगा। वो मेंबर क्या करेगा, फेल कर जाएगा। अब जब वो मेंबर फेल कर जाएगा मेरे पास, तो अगर एक मेंबर फेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, है ना, ये होगा हमारे पास। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां देखिए जिस मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं उस मेंबर में लैम्डा की वैल्यू को सबसे मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं, एंड दैट वैल्यू इज टेकन एज 180, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस मेंबर पे कभी भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ सकते हैं। लेकिन कुछ टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस विंड की वजह से आ रहा है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू को 180 लेके नहीं चलते, क्योंकि विंड की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं होंगे उस टेंशन मेंबर में, ठीक है। दैट इज वाई लैम्डा की वैल्यू को 350 के बराबर लेके चलना है हमें, है ना। अब इन सभी वैल्यूज को आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज
दिस इज फॉर प्योर टेंशन मेंबर, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लो, दिस इज फॉर प्योर टेंशन मेंबर। अरे ओके, ये प्योर टेंशन मेंबर के लिए है, ये प्योर कंप्रेशन मेंबर के लिए है, और ये केबल है, लेकिन बेसिकली ये टेंशन मेंबर है जो केबल की तरह ऐड कर रहा है, टेंशन मेंबर है जो केबल की तरह ऐड कर रहा है। तो ये भी लिख लो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के, टेंशन मेंबर एक्टिंग एज अ केबल। ओके, so this was the complete phenomena, this was the complete data which I would like to tell you about slenderness ratio। ठीक है, अब स्लेंडरनेस रेशियो को निकालने के लिए एक दो क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ कि जैसे मान लो कि ही कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे स्लेंडरनेस रेशियो पे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए, है ना। इफ द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन for a tie member for a tie member is 20 mm, find the maximum length provided for this member। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ डू वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी, जस्ट क्वेश्चन की भाषा को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाई मेंबर है सर, उस टाई मेंबर का आर मिनिमम हमें पता है एंड दैट आर मिनिमम इज इक्वल टू 20 mm सर। अब टाई मेंबर मैंने इससे पहले आपको बताया था कि टाई मेंबर जहां भी वर्ड यूज होगा तो हमें क्या इंटरप्रेट करना है कि इट इज अ टेंशन मेंबर। टाई मेंबर क्या होता है, ट्रस का वो मेंबर जो प्योर टेंशन लेता है उसे हम लोग कहते हैं टाई मेंबर। ठीक है, तो टाई मेंबर के लिए जो आर मिनिमम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20 mm, देन वी नो दैट फॉर प्योर टेंशन मेंबर लैम्डा इज इक्वल टू 400 एंड लैम्डा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। तो आर मिनिमम की वैल्यू 20 mm दे रखी है यहाँ पे, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो एल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 8000 mm या 8 मीटर के बराबर। तो ये जो टाई मेंबर होगा इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। अब यहाँ पे इस छोटे से फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है, बस इस वैल्यू को, इस 400 की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमें याद नहीं रहेगी तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ आई थिंक दिस इज sufficient for today. In the next lecture we will be continuing with this topic. We are going to solve the questions, more questions on tension member design। एक आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो बच गया है हमारे पास, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के बाद टेंशन मेंबर विल बी completed and once the this concept is done on tension member, then we are going to move forward to a new concept that is डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, दैट विल बी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो टेंशन मेंबर एक छोटा चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये एक या दो टाइप के ही बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं इससे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I thank you all for being patient enough to listen to me and to the entire lecture. I'll meet you people in the next lecture of this series. अगर आपको मेरे डिलीवर किए हुए सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो जो नीचे एक छोटा सा लाइक बटन है उस पर क्लिक कीजिए,
उस पर क्लिक करने से मुझे ये चीज पता चलेगी कि आपको जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, सो आई थैंक यू ऑल once again.